हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकांक्षा और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 के सारे एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कैसे होते हैं? नेचुरल नंबर जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। n की वैल्यू हमारी 1 से हम स्टार्ट करेंगे और इनफाइनाइट तक जो भी हमारी नंबर्स होते हैं वो हम ले लेंगे। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि n का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4 की पावर n, यानी कि 4 की पावर n मतलब 1 2 3 4 5 6। 4 की पावर अगर मैं 1 लूँ, 2 लूँ, 3 लूँ, तो कोई भी ऐसी पावर 4 की रखने पे क्या 4 का जो वैल्यू आएगी, यानी कि जो 4 की पावर n जैसे मैंने रखी है 1, तो 1 रखने पे क्या आंसर आएगा? 4 की पावर 1 रखने पर 4 आएगा। तो ऐसा कोई वैल्यू है n का जो हमें 0 पर आंसर दे। आंसर हमारा मतलब 0 आए। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इसने कहा था 4 की पावर n। पहले हम इसे प्रूफ करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसने कहा था n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और ये इनफाइनाइट तक हमारे चलते चले जाएंगे जहाँ तक भी हमारे नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है 4 की पावर n को चेक करना है कि भाई क्या ये 0 पर समाप्त होगी। इसका कोई भी अंक, इकाई का अंक जो हम पावर n रखें, यानी कि पावर कुछ भी 1 2 3 4 रखें, तो क्या लास्ट में हमारा 0 आएगा? ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो मैं चेक करके देख लेती हूँ 2-3 टाइम। 4 की पावर मैंने सबसे पहले रखी 1, तो 4 1। 4 की पावर मैंने रखी 2, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई 4 टाइम, ये है हमारा 16। 4 की पावर मैंने रखी 3, तो यानी कि ये हमारा आया 64। 4 की पावर मैंने रखी 4, तो ये आया हमारा 4 मल्टीप्लाई 4 गुणा 4, 4 बार लेना है ना। तो ये अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 की 4 टाइम, 4 की 4 टाइम, 4 की 4 टाइम, तो ये हो गया 64 मल्टीप्लाई 4, ये आ जाएगा हमारा 256। अब मैं अगेन 4 की पावर 5 ले लेती हूँ। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 256 में फिर से 4 की मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा हमारा 4 2 और ये आ गया 10। ठीक है, 1024 यानी कि 1024। ठीक है, अब हम यहाँ चेक करते हैं। मैंने चेक किया, सबसे पहले 1 आया, तो 1 पावर रखी मैंने, आया मुझे मिला 4। 2 पावर रखी 6 लास्ट में, 3 पावर रखी फिर से 4, 4 रखी फिर से 6, फिर 4, यानी कि पहले 4 फिर 6 4 6 4 6 4 6। मैं अगर इसकी टर्म 4 की पावर n तक, यानी कि इनफाइनाइट तक रखती चली जाऊँ, तो इसकी पावर्स कैसी आती चली जाएंगी? 4 6 4 6 4 6, इस टर्म में फिनिश हो जाएगा। तो यानी कि ये हमारा, ये तो हमने चेक कर लिया कि ये 0 पर फिनिश नहीं होगा। ठीक है, 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब हम इसको प्रूफ कर देते हैं, इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे 4 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? जो खुद से कटते हो या फिर 1 से कटते हो, वे हमारे होते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो उनके गुणनखंड, यानी कि इसका गुणनखंड अगर हम इसको तोड़ेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n। अब हमारा अभाज्य गुणनखंड में है या नहीं है, ये कैसे हम चेक करते हैं? 2 जो है, 2 के कोई और फैक्टर होंगे? 2 का कोई और फैक्टर होगा? 2 या तो 1 से कटेगा या फिर 2 से कटेगा, यानी कि 2 मेरा कैसा नंबर हुआ? एक प्राइम नंबर हुआ, यानी कि अभाज्य संख्या हुई। ठीक है, तो यहाँ भी हमने इसके क्या कर दिया? अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। ठीक, लेकिन अब मैं इसको लैंग्वेज में लिख दूँगी बस। लेकिन जब कोई प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर जो हमारे 1 से शुरू होते हैं, वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। ठीक है, जब कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती हो, 0 पर समाप्त होगी, यानी कि उसका इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा, तो वो वाली संख्या हमारी कैसी होगी? 0 पर समाप्त होगी। उसके अभाज्य गुणनखंड कैसे होने चाहिए? उसके अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स
जो खुद जिनका फैक्टर या तो खुद 1 हो या फिर वो संख्या खुद हो, उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 की पावर की फॉर्म में होंगे, 2 इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होंगे। 2 इंटू 5 की पावर n, 2 इंटू 5 की पावर n मैंने लिख तो दिया है, लेकिन इसको अब हम चेक कर लेते हैं कि भाई मैंने ये सही लिखा है नहीं लिखा है। 2 इंटू 5 की पावर n यानी कि 10, 10 की पावर n। अब मैं इसको सेम ऐसे ही चेक करके देखती हूँ जैसे मैंने 4 की पावर n चेक किया था। ये हमारा लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 10 की पावर 1 रखा, 10, 10 की पावर 2 रखा, 10 मल्टीप्लाई 10 कितना आया, 100। फिर से मैंने 10 की पावर 3 रखा, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू कितना आया, 1000। यानी कि मैं इसको इनफाइनाइट तक अगर रखती चली जाऊँ, पावर n भी रखती चली जाऊँ, तो इसके लास्ट की टर्म क्या आएगी, हमेशा 0 0 0 0 आती चली जाएगी। तो यानी कि मेरे फैक्टर्स बिल्कुल सही हैं, मेरे प्राइम फैक्टर जो है, मेरे अभाज्य गुणनखंड कैसे हैं, बिल्कुल सही हैं। 2 इंटू 5 की फॉर्म, पावर n की फॉर्म में वो होना चाहिए। तो उसके अभाज्य गुणनखंड कैसे होने चाहिए, 2 गुणा 5 की पावर n के होंगे। ठीक है, अब हमारा ये हो गया प्रूफ। तो बस हम लिख देते हैं क्या, जब हमने चेक कर लिया है कि भाई 4 की पावर n जो है ये इसमें 0 पे कोई भी टर्म इसकी फिनिश नहीं हो रही है, और 2 इंटू 5 की पावर n होता, ऐसा कोई अभाज्य गुणनखंड हमारे पास होता तो उसका तो वो क्या होता, 0 पर समाप्त होता। अतः 4 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये आ गया हमारा प्रूफ। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में इसने बोला संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यानी कि जो संख्या या तो 1 से कटती हो या खुद से कटती हो। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालने, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमें लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ये दोनों निकालने हैं। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ये था हमारा 6, 20। ठीक है, अब हम सबसे पहले 6 के फैक्टर करेंगे। 6 के फैक्टर करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना है 3, 3 से करेंगे 1। अगेन हम 20 को करेंगे, 20 को करेंगे हम 2 से, कितना है 10, 10 को 2 से करेंगे 5, 5 इज़ अ प्राइम नंबर, तो अगेन हम 5 से करेंगे। ठीक है, अब हमारे 6 के क्या क्या फैक्टर आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, और हमारे 20 के क्या क्या फैक्टर आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, इन दोनों का 6 का और 20 का कॉमन फैक्टर क्या हुआ हमारा 2, यानी कि 6 के फैक्टर में भी 2 है और 20 के फैक्टर में भी 2 है। तो इनका HCF क्या हो जाएगा हमारा 2, और LCM क्या हो जाएगा, LCM ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ये 2 और मल्टीप्लाई 5। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 की 3 टाइम करेंगे 6 और 2 की 5 टाइम करेंगे 10। तो ये आ गया हमारा 6 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया हमारा 60। तो LCM इज़ 60। ठीक है, अब एक करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 हम देखते हैं। इसने कहा अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 यानी कि 404 का HCF ज्ञात करना है और फिर इनका LCM भी निकालना है। ठीक है, HCF और LCM दोनों चीज़ निकालनी है, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो इसको करते हैं 96 के हम सबसे पहले फैक्टर करते हैं। 96 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 टाइम और ये आएगा 8 टाइम 16। अगेन 2 से करेंगे, ये आएगा हमारा 24। 2 से करेंगे हम, ये आएगा 1 टाइम और ये आएगा 2 टाइम। ठीक है, 2 से करेंगे हम, ये आएगा 6 टाइम। 3 से करेंगे आएगा हम, 2 से करेंगे अगेन, ये आएगा हमारा 3, और 3 इज़ अ प्राइम नंबर, तो हम 3 से करेंगे आएगा 1। अब करते हैं 404 यानी कि 404 की 2 से करेंगे 2 टाइम 0 2 टाइम, फिर 2 से करेंगे 1 टाइम 0 1 टाइम। अब 101 ये हमारा प्राइम नंबर है तो ये हमारा 101 से ही कटेगा। ठीक है, अब 96 के हमारे क्या क्या फैक्टर आए हैं, 2 आया हमारा 5 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 3 आया हमारा 1 टाइम। 404 इसमें हमारे क्या क्या फैक्टर आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हमारा HCF क्या है, यानी कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 इसमें भी है और इसमें भी है। अगेन 2 हमारा 96 में भी है और 404 में भी है, तो हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गए 2, और पेयर में से हम एक ही 2 लेंगे, तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 कितना है हमारा 4, और LCM हमारा क्या आया 2 मल्टीप्लाई 2, और ये बाकी बचे 3 2 और ये
3 मल्टीप्लाई 101। अब इन सब की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की 2 टाइम 4 की 2 टाइम 8, 2 16, 2 32, 32 मल्टीप्लाई 3 की 101 में कर लेते हैं, ये हो गया 303। अगेन इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 की 3 टाइम 6 9, फिर 6 अगेन 9, ठीक है, ये आ गया 90696 यानी कि 9696। अगला हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में इसने कहा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहले 6 का निकालेंगे, फिर 72 का और फिर 120 का। इनके फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से और उसके बाद हम इनका HCF और LCM दोनों निकाल देंगे। करते हैं इस क्वेश्चन को। 6, 72 और 120। सबसे पहले हम 6 के फैक्टर करेंगे, 6 के करेंगे 2 से 3 बार होगा, 3 से करेंगे 1 बार होगा। 72 को यानी कि 72 को 2 से करेंगे, ये आएगा 3 बार, ये आएगा 6 बार, फिर 2 से करेंगे हो जाएगा 1 और ये आएगा 8 यानी कि 18 बार, ठीक है। तो फिर दोबारा 2 से करेंगे हम, 9 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। अगेन 3 से करेंगे 3 टाइम, अगेन 3 से करेंगे 1 टाइम। अब 120 को करेंगे, 120 को हम 2 से करेंगे आएगा 60 यानी कि 60, 2 से करेंगे 60 का आधा हुआ 30, 2 से करेंगे ये आ गया हमारा 15 और 15 को हम 5 से करेंगे तो ये आ गया 3, 3 से करेंगे ये आ गया 1, ठीक है। तो हमारे 6 के क्या क्या फैक्टर हुए, 2 गुणा 3, 72 के यानी कि 72 के हुए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हमारे 120 के क्या क्या फैक्टर हुए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। अब इसमें देखना है हमें HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसका, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF क्या होगा, इसमें सब में कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, उसके बाद 3 कॉमन है, 3 6 के फैक्टर में भी है, 72 के फैक्टर में भी है और 120 के फैक्टर में भी है, तो हमने यहाँ लिखा 3, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 2 × 6 हमारे कितना हुआ, 2 × 3 हमारे कितना हुआ 6 हुआ। अब हम करेंगे LCM करेंगे, 1 2 मल्टीप्लाई, यहाँ भी ये 2 दोनों कॉमन है, ठीक है, तो दोनों में से पेयर में से एक लेंगे, ये 3 और एक 3 यहाँ और एक ये 5। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 2 टाइम 4, 4 की 2 टाइम 8 मल्टीप्लाई 3 की 3 टाइम 9 मल्टीप्लाई 5 8 मल्टीप्लाई 9 की 5 टाइम करेंगे 45 और 8 की 45 में हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8 5 टाइम 0 और 8 4 टाइम 32 और 4 कैरी का हो जाएगा हमारा 36। ये हमारा LCM आ गया हमारा 36। ये चैप्टर नंबर 1 से पहले जितने भी एग्जाम्पल थे, चैप्टर 1.1 की एक्सरसाइज जो है ये 1.1, इससे पहले जो भी एग्जाम्पल थे 4 थे, तो हमने ये चारों एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं। अब आते हैं 1.2 से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। उदाहरण नंबर 5, √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कैसी संख्या होती हैं, जो P/Q की फॉर्म में नहीं होती और जिनका रिमाइंडर क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता, ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो हमारी होती है अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5, तो यहाँ में √3 को अपरिमेय प्रूफ करना था, तो मैं लेट करके चलूँगी, मैं मानूंगी उसे परिमेय, माना √3 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कैसी संख्या होती है, जो P/Q की फॉर्म में होती हैं और जिन Q क्या नहीं होना चाहिए वहाँ पे, डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि P/Q की फॉर्म में होनी चाहिए और Q हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जिनका टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या हो, 0, जो डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर क्या मिले, 0 मिले, ठीक है। तो √3 को मैंने बोला एक परिमेय संख्या, तो परिमेय यानी कि रेशनल नंबर कैसी फॉर्म में होते हैं, P/Q की फॉर्म में, तो मैंने इसको P/Q की फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। और P और Q हमारे यहाँ पर क्या है, P और Q हमारे सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, जिनका HCF हमेशा 1 हो, जिनका HCF हमेशा क्या हो,
1 हो, यानी कि P और Q का अगर हम HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये लाइन हमें याद रखनी है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करने में हेल्प करेगी। अब इसमें हम आगे करते हैं, मैं इसका स्क्वायर करती हूँ। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगी तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसमें कुछ ऐड करूँगी तो इसमें भी कुछ ऐड करना होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो मैं यहाँ इसका स्क्वायर करती हूँ, √3 का स्क्वायर करेंगे, ये आएगा 3 = P स्क्वायर, अगेन Q का स्क्वायर करेंगे, Q स्क्वायर, Q इसके साथ डिवाइड में, मैं इसकी इधर मल्टीप्लाई करूँगी तो ये इसके साथ किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3Q स्क्वायर = P स्क्वायर। अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि 3Q स्क्वायर = P स्क्वायर, 3 की Q में मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, P स्क्वायर आएगा। 3 की मल्टीप्लाई Q स्क्वायर में करेंगे तो P स्क्वायर आएगा, ठीक है, यानी कि 3 की इसमें मल्टीप्लाई करके P स्क्वायर आएगा। तो P स्क्वायर के टेबल में भी 3 आया, जैसे मैंने मान लिया 3 की मल्टीप्लाई करी Q स्क्वायर में, तो कुछ मल्टीप्लाई करके P स्क्वायर आया, यानी कि 3 का टेबल आया। 3 के टेबल में यहाँ पे जो भी होगा उसमें 3 भी होगा, तो यानी कि 3 से P स्क्वायर क्या होगा, डिवाइड होगा। जैसे 3 के टेबल में हमने 9 की मल्टीप्लाई करी, 3 9 27, तो 27 भी तो 3 से डिवाइड होगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पे 3 भी तो P की स्क्वायर से डिवाइड होगा, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 3P स्क्वायर को विभाजित करेगा, यानी कि डिवाइड करेगा, ठीक है। अब 3 जब P स्क्वायर को विभाजित करता है तो मान लो मैंने लिखा है 3 जो है वो 9 को डिवाइड कर रहा, ठीक है, तो 9 किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है 9, ठीक है। अब जब 3 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 3 को भी डिवाइड करेगा, यानी कि P को भी डिवाइड करेगा 3, ठीक है। तो यानी कि जब ये P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो ये P को भी तो डिवाइड करेगा, 3 को भी तो डिवाइड करेगा 1, तो यहाँ मैं लिखूँगी 3P को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा था कि 3 में किसी की मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, P आएगा। 3 में Q की मल्टीप्लाई करो, P स्क्वायर आया, ठीक है। 3 में Q स्क्वायर की मल्टीप्लाई करी, P स्क्वायर आया। 3 में भी कुछ की मल्टीप्लाई करूँगी तभी तो P आया, तो मैंने यहाँ इस कुछ को मान लिया है A। 3 की A में मल्टीप्लाई करी, मैंने मान लिया यहाँ P आया, और एक ये इसको बना लेंगे लास्ट में इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 3 की A में मल्टीप्लाई करी, क्या आया, P आया। अब मैं इन दोनों का स्क्वायर कर दूँगी, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, A का स्क्वायर करेंगे A स्क्वायर, P का स्क्वायर करेंगे P स्क्वायर, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से। फर्स्ट और सेकंड, यहाँ भी ये P स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ भी ये P स्क्वायर की वैल्यू है, तो दोनों सेम है। मैं इनको ऐसे लिख सकती हूँ, 9A स्क्वायर = 3Q स्क्वायर। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे, 3 से हम 9 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम, 3 टाइम, तो ये आ जाएगा 3A स्क्वायर = Q स्क्वायर। अब ये बिल्कुल ऐसा ही है, 3 में किसी की मल्टीप्लाई करी तो Q स्क्वायर आया, यानी कि 3 में किसी की भी 1 2 3 4 की मल्टीप्लाई करी तो 3 का टेबल आया, और 3 के टेबल में जो भी नंबर आएंगे वो 3 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 3Q स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक, विभाजित करता है। तो 3 जब Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मैंने यहाँ बताया था 3 अगर Q स्क्वायर को यानी कि P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 को भी डिवाइड करेगा, इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसको भी डिवाइड करेगा, Q स्क्वायर को कर रहा है तो Q को भी विभाजित करेगा, ठीक। अब मैंने यहाँ बोला कि 3 जो है वो P को भी विभाजित करता है और 3 Q को भी विभाजित करता है, तो यानी कि P और Q का कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 3, क्योंकि 3 जो है वो P को भी डिवाइड कर रहा है और Q को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन मैंने तो ऊपर माना था कि इनका P और Q का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। मैंने यहाँ लिया था ना कि अभाज्य संख्या, ये हमारा रफ वर्क हो गया सारा, ठीक है। मैंने यहाँ लिया था ना P और Q सहभाज्य संख्या है, यानी कि इनका HCF क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। लेकिन यहाँ मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व किया तो P और Q का HCF क्या आया, 3 भी आया, तो यानी कि जो मैंने लेट किया था वो क्या है, गलत है। यानी कि मैंने क्या माना था कि
√3 एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 तो एक परिमेय संख्या निकली नहीं क्योंकि उनका फैक्टर तो 1 नहीं आया एक HCF। अब हम लिखेंगे किससे, विरोधाभास प्रमेय से, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन से, विरोधाभास प्रमेय से ये हमारा √3 क्या हो जाएगा, अतः √3 एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। अब जैसे हमने √3 को किया है सेम ऐसे ही यहाँ हमें अगर √5 दे, √2 दे, √7, √11 इनका भी हम ऐसे ही सेम निकाल देंगे। तो अगर हमें √2 दिया है तो यहाँ 3 की जगह जहाँ भी मैंने 3 लिखा है वहाँ हम क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे, ठीक है। और अगर हमें क्वेश्चन में √5 दिया है तो हमें क्या करना है, इसकी जगह 3 की जगह √5 पुट कर देना है। अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, दर्शाइए कि 5 - √3 क्या परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर जिनका टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या हो, 1 हो या कुछ भी हो, 0 ना हो उनका टर्मिनेटिंग पॉइंट, वो हमेशा चलती चली जाएंगी, डिवाइड होती रहेंगी, ठीक है। और P/Q की फॉर्म में भी नहीं होंगी। तो हमें प्रूफ करना है कि 5 - √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। करते हैं इस क्वेश्चन को। 5 - √3, 5 - √3 को अपरिमेय प्रूफ करने के लिए मैं पहले क्या करूँगी, इसको परिमेय संख्या मान लूँगी। माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यानी कि ये P/Q की फॉर्म में होगी और Q क्या नहीं होगा, हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने इसको परिमेय संख्या माना है तो इसे मैंने P/Q के इक्वल लिखा है। और P और Q मेरे यहाँ क्या होंगे, सहभाज्य संख्या यानी कि कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब मैंने इसको P/Q की फॉर्म में लिखा है, मुझे यहाँ पे सिर्फ √3 रखना है, √3 प्लस का, माइनस का कुछ नहीं होता है, ठीक है। माइनस में है, इस √3 को मैं उधर लेके जाऊँगी, ये किसका हो जाएगा उधर जाके, P/Q प्लस का √3, ठीक है। P/Q को मैं इसके पास ले आऊँ क्योंकि मुझे √3 अकेला चाहिए, ठीक है। माइनस का P/Q जो है इधर प्लस का, इधर आके इसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल के इधर इसका साइन चेंज हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं, 5 की Q में मल्टीप्लाई, 5Q - P/Q इक्वल्स टू √3। अब मैंने 5Q - P/Q, ये मेरा कैसा है, एक रेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पे किस फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, 5Q - P/Q एक कैसी संख्या हुई, परिमेय संख्या हुई क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है, परिमेय संख्या है। अगर ये हमारी परिमेय संख्या है तो √3 भी तो इसके इक्वल है। अगर ये हमारी रेशनल है तो ये भी हमारी क्या होगी, रेशनल। अगर ये हमारी रेशनल होगी तो ये भी हमारी क्या होगी, इरेशनल। √3 भी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। तो अब हम बिल्कुल आसानी से कह देंगे, किससे, कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम से, विरोधाभास प्रमेय से, कि √5 - √3 अतः यानी कि हैंस हमने प्रूफ कर दिया 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है यानी कि ये P/Q की फॉर्म में नहीं हो सकती है, इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म। आप करते हैं ना एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 7, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब की बार हमें प्रूफ करना है कि 3√2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल संख्या है। अब मैं ले लूँगी यहाँ पर, माना मुझे इसे इरेशनल प्रूफ करना है तो 3√2 एक कैसी रेशनल नंबर है यानी कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। 3√2 को मैं क्या ले लूँगी, P/Q की फॉर्म में ले लूँगी। और सेम पहले P की और Q एक सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य यानी कि कोप्राइम नंबर्स हैं, सहभाज्य हैं जिनका HCF क्या होगा, 1 होगा, ठीक। अब मुझे यहाँ पर √2 रखना है, अकेला √2 रखना है
तो p अपॉन क्यू ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसके साथ कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। ठीक, अब मैंने जब देखा p अपॉन क्यू, p अपॉन 3q, ये कैसी फॉर्म में है, रेशनल फॉर्म में है, तो मैं यहाँ लिखूँगी p अपॉन 3q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और जो इसके इक्वल में होगा या इसके साथ प्लस में माइनस में जिसमें भी होगा, तो √2 भी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है। अब हम कर देंगे इसका कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि विरोधाभास, विरोधाभास प्रमेय से, ये क्या हो जाएगा हमारा, विरोधाभास प्रमेय से, यानी कि हमारा जो 3√2 है यहाँ पे प्रूफ हुआ कि ये परिमेय संख्या है, तो विरोधाभास क्या कहती है कि इसका उल्टा ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, यानी कि जो हम लेट करके चले थे वो हमारा गलत है, वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, वो हमारी कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब इस चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल थे वो मैंने सारे इस वीडियो में करा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।